गुड मॉर्निंग बच्चों। 11th क्लास के समाजशास्त्र की कक्षाओं में आपका स्वागत है। हमारा फर्स्ट चैप्टर है समाजशास्त्र एवं समाज। इसी चैप्टर के अंतर्गत आज का हमारा टॉपिक है समाजशास्त्र की प्रकृति। समाजशास्त्र की कैसी प्रकृति है, कैसे हम इसके विषय का हम अध्ययन कर सकते हैं, इसका किस तरह का ये है, ये हम आज इस विषय में जानकारी लेंगे। एक सामान्य धारणा है कि भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, प्राणी विज्ञान, ये सब विषय हैं, इन्हीं को विज्ञान माना जाता है। समाजशास्त्र को विज्ञान मानने में मतभेद हैं, लेकिन समाजशास्त्री कहते हैं कि यह भी एक विज्ञान है। एक विशिष्ट पद्धति द्वारा किया गया प्रत्येक अध्ययन विज्ञान कहलाता है। किसी भी चीज़ का एक पद्धति होती है, एक क्रमबद्ध तरीके से, सिस्टमेटिक तरीके से, स्टेप बाय स्टेप जब अध्ययन किया जाता है तो वो अध्ययन वैज्ञानिक कहा जाता है। अब ये इस पद्धति को वैज्ञानिक पद्धति कहा जाता है। अब सवाल ये उठता है कि समाजशास्त्र को क्या हम विज्ञान माने या नहीं। तो इसके लिए सर्वप्रथम हमें क्या करना होगा, इसकी प्रकृति का मूल्यांकन हमें करना होगा कि इसकी प्रकृति कैसी है, और इसके लिए हमें विज्ञान के अर्थ एवं विशेषताओं का भी निर्धारण करना होगा कि विज्ञान कैसा होता है, उसका अर्थ क्या है। पहले हम उसका निर्धारण करें, फिर उसी कसौटी पर हम समाजशास्त्र की प्रकृति का मूल्यांकन करेंगे, तब पता करेंगे समाजशास्त्र विज्ञान है या नहीं है। तो विज्ञान का अर्थ एवं परिभाषा। विज्ञान क्या है? किसी भी सब्जेक्ट का जब हम सिस्टमेटिक तरीके से उस अध्ययन करते हैं, उसका ज्ञान इकट्ठा करते हैं, तो हम उसी को विज्ञान कहते हैं। यह अध्ययन की एक विशिष्ट पद्धति है जिसके निश्चित चरण होते हैं। विद्वानों ने विज्ञान को कई तरीके से बताया है, जैसे गिलिन एवं गिलिन है, बीजन्स एवं बीजन्स हैं। इन्होंने कहा है कि यह पद्धति है न कि अंतर्वस्तु जो विज्ञान की कसौटी है। कार्ल पियर्सन है, इनके अनुसार समस्त विज्ञान की एकता उसकी प्रणाली में है, न कि उसकी विषय वस्तु में। अब देखिए, हमारा मुख्य टॉपिक है कि विज्ञान के प्रमुख तत्व क्या हैं। हमें विज्ञान को सिद्ध करना है कि विज्ञान कैसे कि विज्ञान की विशेषताएं क्या है, उसका अर्थ क्या है, तो और उसके तत्व क्या हैं। तो विज्ञान के प्रमुख तत्व हैं, जैसे कोई भी विषय विज्ञान तभी हम उसको कह सकते हैं जब उसकी पद्धति वैज्ञानिक हो। ऐसे ही हम किसी विषय को विज्ञान नहीं कह देंगे, उसको तभी हम विज्ञान कहेंगे जब उसकी पद्धति वैज्ञानिक हो, सिस्टमेटिक तरीके से अध्ययन किया जाता है, तर्कसंगत हो। विज्ञान वास्तविकता से संबंधित है, उसका संबंध आदर्शों से न होकर तथ्यों से होता है। उसका संबंध आदर्शों से न होकर तथ्यों से होता है। विज्ञान के सिद्धांत सार्वभौमिक होते हैं, जो कि समस्त विश्व में प्रत्येक युग में खरे उतरते हैं। विज्ञान का स्वरूप तार्किक है, तर्क से हम उसको सिद्ध करते हैं। विषय वस्तु को क्रमबद्ध रूप में प्रस्तुत करता है, एक सिस्टमेटिक तरीके से वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप उसका अध्ययन करता है और उसको प्रस्तुत करता है। इसके जो सिद्धांत हैं प्रामाणिक होते हैं, कई बार आप इसको चेक करें तब भी ये सत्य पर खरे उतरते हैं। विज्ञान में हमेशा कार्य कारण संबंधों की खोज करता है। कार्य कारण क्या होता है? अगर कार्य है तो कारण इसका अवश्य होगा, और अगर कारण है तो उसका कार्य अवश्य होगा, क्योंकि कोई भी कार्य किसी कारण की वजह से होता है, और जब कारण होता है तभी वो कार्य होता है। तो विभिन्न प्रकार के कार्य कारण संबंधों के आधार पर विज्ञान भविष्यवाणी भी करता है। अब हम देखेंगे कि समाजशास्त्र क्या विज्ञान है। तो समाजशास्त्र की प्रकृति के बारे में विद्वानों में काफ़ी मतभेद है। कुछ लोग इसे विद्वान मानते हैं। समाजशास्त्र के जनक जो अगस्त कॉम्टे हैं, इन्होंने इसे विज्ञानों की रानी कहा है। समाजशास्त्र को विज्ञानों के उपर्युक्त
तत्वों के आधार पर यदि समाजशास्त्र का मूल्यांकन किया जाए तो देखने को मिलता है कि यह विज्ञान सिद्ध होता है, यानी हम इसको विज्ञान कह सकते हैं अगर तथ्यों के आधार पर इसका अध्ययन किया जाए। समाजशास्त्र में वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग होता है, क्योंकि समाजशास्त्र सामाजिक घटना और सामाजिक प्रक्रियाओं का विज्ञान है और वह इनके अध्ययन के लिए एक निश्चित तथा वैज्ञानिक पद्धति का विकास करता है, यानी वैज्ञानिक पद्धति का इसमें प्रयोग होता है। समाजशास्त्र जो है यथार्थवादी है। समाजशास्त्र का स्वरूप यथार्थवादी है। इसमें सामाजिक घटनाओं, संबंधों, प्रक्रियाओं का यथार्थ तत्वों का के आधार पर अध्ययन किया जाता है और कॉम्ट ने तो उसे एक स्तर पर सामाजिक भौतिक शास्त्र भी कह दिया है। सामाजिक विज्ञान को सामाजिक भौतिक शास्त्र की संज्ञा भी दे दी है। समाजशास्त्र के सिद्धांत सार्वभौमिक होते हैं। आप कहीं किसी भी देश काल में इनको आप आजमाइए, आप इन पर अध्ययन करिए, वो तर्क पर खरे उतरेंगे। इसका स्वरूप तार्किक है। तर्क से हम किसी भी अध्ययन को हम तर्क से सिद्ध कर सकते हैं। आँख मीचकर हम भगवान के भरोसे उनकी देन मानकर हम स्वीकार नहीं करते, बल्कि यह तर्क पर आधारित होते हैं। समाजशास्त्र में अवलोकन द्वारा तथ्यों का अध्ययन संकलन किया जाता है। इसमें किसी भी तथ्य का हम अवलोकन करते हैं, फिर तथ्यों का हम संकलन करते हैं, तथ्यों को इकट्ठा करते हैं। समाजशास्त्र के सिद्धांत प्रामाणिक हैं, इनकी प्रामाणिकता है, इनकी परीक्षा की जा सकती है। कार्य कारण संबंधों की स्थापना करता है। कार्य है तो कारण होगा और यह पता लगाया जाता है कि किस कारण से यह घटना घटी है, यानी कोई घटना घटी है तो उसका कारण अवश्य है, तभी वह घटना घटी है। कारण होगा तभी कार्य होगा, कार्य होगा तो उसका कारण अवश्य होगा। समाजशास्त्र भविष्यवाणी करता है। कार्य कारण संबंधों के आधार पर समाजशास्त्री अनुमान लगा लेते हैं कि उसका सामाजिक संबंधों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। दूसरे शब्दों में यह भी कहा जा सकता है कि कार्य कारण संबंधों के आधार पर कुछ विद्वानों का निर्माण किया जाता है, कुछ सिद्धांतों का निर्माण किया जाता है और उन सिद्धांतों के आधार पर भविष्यवाणी भी की जा सकती है। यद्यपि इस दिशा में अभी तक कोई अधिक प्रयास नहीं हुए हैं, तथापि सामान्यीकरणों एवं पूर्वानुमानों में पर्याप्त सफलता मिली है। अब बच्चों, अब इसके बाद है समाजशास्त्र को विज्ञान स्वीकार करने में आपत्तियाँ क्या हैं। बहुत परेशानियाँ हैं, क्योंकि इसमें है कि प्रयोगशाला का अभाव है। कोई प्रयोगशाला नहीं है। प्रत्येक भौतिक विज्ञान के पास अपनी प्रयोगशाला है, लेकिन समाजशास्त्र के पास अपनी कोई प्रयोगशाला नहीं है। सामाजिक घटनाओं की जटिलता एवं परिवर्तनशीलता। सामाजिक संबंध जटिल एवं विभिन्न प्रकार के होते हैं और उनका सामाजिक संबंधों का जाल इसीलिए कहा जाता है कि ये बहुत बड़ा जाल है और उलझा हुआ होता है। संसार में जितने परिवार होंगे उतने ही उनके सामाजिक संबंधों में विभिन्नता होगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा भिन्नताएं पाई जाती हैं। तटस्थ दृष्टिकोण का अभाव। समाजशास्त्र को विज्ञान न मानने का एक कारण यह भी है कि कोई भी समाजशास्त्री तटस्थ नहीं रह सकता। प्रत्येक समाजशास्त्री का परिवार, धर्म, वर्ग, जाति आदि के बारे में उसका अपना स्वयं का निजी दृष्टिकोण भी होता है। समाजशास्त्री जिस समाज का अध्ययन करता है उसका वह अंश होता है। इसलिए बच्चों, ऐसी दशा में उसका तटस्थ रहना संभव नहीं है, तो इसमें तटस्थता का अभाव रहता है। मापन की कठिनाइयाँ, इसको कैसे मापें, इसमें भी प्रॉब्लम्स आती हैं, क्योंकि यह अपनी विषय वस्तु को ठीक प्रकार से नहीं तौल पाता है। इसके अतिरिक्त जो और हैं विज्ञान हैं, जो भौतिक शास्त्र हैं, इन सब में यंत्रों की सहायता से विषय वस्तु की भली प्रकार से माप तौल होती है, दूरियों की नाप तौल होती है, लेकिन इसमें ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। सार्वभौमिकता की कमी है।
क्योंकि प्रत्येक काल तथा स्थान पर एक जैसी स्थिति पाई जाती है, किंतु समाज में ऐसा नहीं होता है। यह आवश्यक नहीं है बच्चों कि कोई घटना यदि एक समाज में एक स्थान पर घटित हुई है तो वैसी घटना अन्य देश काल में भी घटित होगी, ऐसा नहीं है। यथार्थता का अभाव, समाजशास्त्र के सिद्धांत सर्वथा सत्य नहीं होते हैं, अतः उन्हें हम विज्ञान की श्रेणी में नहीं रख सकते हैं। कहना है जो आपत्ति है वो ये भी है कि इसमें रियलिटी का अभाव रहता है। वो जो सत्य जो सिद्धांत इनके होते हैं वो एकदम से सत्य नहीं होते हैं। भविष्यवाणी करने में असमर्थ, कुछ आलोचक जो हैं वो कहते हैं समाजशास्त्र के वैज्ञानिक स्वरूप पर आक्षेप करते हुए उन लोगों ने कहा है कि यह कोई भविष्यवाणी नहीं कर सकता है, अर्थात इसके द्वारा की गई भविष्यवाणी केवल सीमित क्षेत्र में ही सत्य हुआ करती है। समाजशास्त्र द्वारा की गई भविष्यवाणी इसलिए सार्वभौमिक नहीं होती है। आज के लिए बच्चों इतना ही। थैंक यू।